नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मालेगांव का जो मामला है वो मैं मानता हूं कि हमें बारीकी से समझना जरूरी है। ये हवा की बात नहीं है। ये हवा की बात नहीं है कि आज का एक हादसा हुआ या घटना हुई, उस पर दुख व्यक्त किया, चलो आगे चलो। इस ढंग से ये बातें अगर छोड़ेंगे तो उससे जो सबक लेना है, सीख लेनी है, वो हम नहीं ले सकते। और आगे आने वाले जो संकट है उसको सामना करना पड़ेगा। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास होता क्यों है? इतिहास का मतलब ये होता है कि जो घटना हो चुकी है उससे हम सबक लें। जो गलतियां उसमें हो गई है वो गलतियां वारंवार ना हो, बार बार ना हो। अगर वही गलतियां हम कर देते हैं तो वो गलती नहीं होती, गुनाह होता है। वो गुनाह हमसे ना हो, अपने ही खिलाफ हमारा गुनाह ना हो। इसलिए इतिहास से सबक लेना जरूरी होता है। और अगर सबक लेना है, जो घटनाएं हुई है वो समझना जरूरी है। उससे जो सबक है वो भी समझना जरूरी होता है। और इसलिए ठीक है, चलो, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को निर्दोष मुक्त किया गया, हम खुश हो गए। कर्नल प्रसाद पुरोहित को निर्दोष छोड़ा गया। लेकिन उनकी जिंदगी के 8 साल जो नरक यातना उनको भुगतनी पड़ी, उसका जिम्मेदार कौन है? और उससे भी बड़ी बात यह है, अगर वो निर्दोष है, इतने साल लगाकर कोर्ट कचहरी जांच वगैरह सब होकर होने के बाद अगर वो निर्दोष है, तो मालेगांव में जो घटना हुई वो करने वाला कौन था? कोई तो था, क्योंकि घटना तो हुई है। ये अपने आप नहीं है, कोई बाढ़ आई और घर के घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, इन लोग मर गए, ऐसी तो बात नहीं है। किसी ने तो मारा है, किसी ने तो एक विस्फोटक रखा और बम उड़ गया, लोग मर गए। किसी ने तो किया है, किसी कारण से किया है। क्या उसको ढूंढना, उसकी जांच करना, और जो ऐसा करने वाला असली गुनहगार है उसको ढूंढकर उसको सजा देना, ये किसी समाज या किसी सरकार और किसी देश की जिम्मेदारी नहीं बनती। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को हम समय पर रोकेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तो ये बातें बार बार होती रहती है और बार बार होती रही है। 1993 से 1993 से आज तक लगातार देश के किसी भी कोने में बम फटते हैं, लोग मरते हैं। कोई टेररिस्ट आता है, कभी नाम पूछकर मारता है, कभी नाम पूछा बिना मारता है। ये चलता रहा है, क्योंकि ये जो घटना है ये हमारा इतिहास है, हमारा भूतकाल है। अगर उससे कुछ सबक लेकर हम गलतियां ठीक नहीं करेंगे, गलतियां दुरुस्त नहीं करेंगे, तो ये बार बार होता रहेगा। मुंबई में जो हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मालेगांव की गुत्थी नहीं उलझी थी। मालेगांव में क्यों हुआ? क्योंकि भिवंडी की गुत्थी उलझी नहीं थी, 93 की गुत्थी उलझी नहीं थी। बस एक दो दिन, 2 महीने, 2 साल हम प्रक्षोभ व्यक्त करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, शहीद अमर रहे बोलते हैं और भूल जाते हैं जो मर गए, जो मारे गए, उनके बारे में हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। हम बोलते हम बच गए तो खुश है, मानो हमको लॉटरी लग गई। क्योंकि हमारे कोई दूसरे मारे गए, हम बच गए, तो हम उसको लॉटरी समझते हैं और भूल जाते हैं। तो मारने वाला फिर से आ जाता है, दूसरा रूप लेकर आता है। और इसलिए ये गुत्थी सुलझनी जरूरी होती है। और कुछ लोग लगे रहते हैं कि आपकी दिशा भूल करे और गुत्थी गुत्थी ही रहे। भिवंडी का जो दंगा था वो गुत्थी रही। इसलिए वेस्टर्न रेलवे में 11 बम फटे और कल परसों
उस मामले में भी जो आरोपी थे उन सबको एक हफ्ते पहले निर्दोष मुक्त कर दिया गया। या 7-9 या 7-6 वगैरह का बोला जाता है ना। मुंबई की वेस्टर्न रेलवे सबर्बन रेलवे में 11 बम फटे थे। क्या हुआ उसका आगे? क्योंकि वो बम फटे थे, उसके पहले भी कुछ हुआ था, और उसका वो मामला था, वो भिवंडी का मामला था। बस 2 दिन के लिए भिवंडी पर चर्चा हुई, गहमा गहमी हो गई, बात खत्म, और 2 दिन में मुंबई में वेस्टर्न रेलवे सबर्ब रेलवे में बम फटे। क्योंकि भिवंडी का मामला सीरियसली नहीं लिया गया। 2 साल बाद मालेगांव का मामला आया। ये बातें मुझे याद है क्योंकि मैंने उस पर खबरें लिखी है, उस पर आर्टिकल लिखे हैं। मुझे अभी भी एक उपन्यास जैसी बातें याद आती है, और इसलिए मैंने पूछा है कि भाई आरवीएस मणि कौन है, जानते हो? क्यों नहीं जानते? हमको राहुल गांधी मालूम है, हमको संजय राउत मालूम है, जिनकी बकवास हमारे जिंदगी में कुछ फर्क नहीं लाती, फिर भी हम उनको जानते हैं, उनकी बकवास सुनते हैं, लेकिन हम आरवीएस मणि को नहीं जानना चाहते। क्यों भाई? आरवीएस मणि एक ऐसा इंसान है जो भारत की गृह मंत्रालय में एक एडिशनल सेक्रेटरी था। उसकी किताब भी आई है, रिटायर होने के बाद उसने यूपीए सरकार के दरमियान होम मिनिस्ट्री कैसे चलती थी उस पर किताब लिखी है। हमने कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी है? क्यों नहीं पढ़ी है? क्या नाम है उस किताब का? कितने लोगों को मालूम है? मुझे कल परसों 2 लड़कों का फोन आया था, कृपा करके आप जो किताबें बोलते हैं उसका रेफरेंस देते, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दो। शायद देने की कोशिश कर दूंगा। तो आरवीएस मणि जो मुंबई पर हमला हो गया, उस वक्त भी यूपीए सरकार का जो होम मिनिस्ट्री थी उसमें था, एडिशनल सेक्रेटरी था। जब अहमदाबाद में इशरत जहां को मारा गया, एनकाउंटर में मारा गया, जो लश्कर ए तोयबा की टीम लेकर अहमदाबाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने पहुंची थी, उस इशरत जहां का एनकाउंटर हो गया अहमदाबाद की सीमा पर। वो पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा के हस्तक है। ये एफिडेविट कोर्ट को सबमिट करने वाला इंसान का नाम आरवीएस मणि है, जो उस वक्त दिल्ली के भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी थे। क्या हुआ उनका? ये जो चिदम्बरम से लेकर सुशील कुमार शिंदे तक जो मामला चलता रहा, हिंदू दहशतवाद, हिंदू आतंकवाद, इसके सबूत पैदा करने का जो षड्यंत्र रचा गया और चलाया गया, अमल में लाया गया, उस वक्त में सरकार में बैठे आरवीएस मणि जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उनको भी टॉर्चर किया गया था। सच झुटलाने के लिए आरवीएस मणि को टॉर्चर किया जा रहा था। हमें इस इंसान का नाम तक याद नहीं है। हम कितने कृतज्ञ हैं, हम कितने एहसान फरामोश है। जिस इंसान ने भारत सरकार की ही सीबीआई वगैरह टीम के टॉर्चर सहे, लेकिन सच्चाई झुटलाने को साफ नकार दे दिया। उसका टॉर्चर देखकर उसके घर में ही उस मां के सामने उसका टॉर्चर हुआ और मां हार्ट अटैक से मर गई। उसका नाम आरवीएस मणि है, जिसने ये किताब लिखी है, मिथ ऑफ हिंदू टेररिज्म, हिंदू दहशतवाद नाम का पाखंड। हमने पढ़ी, हमने देखी, कभी उस पर चर्चा की नहीं की, क्योंकि हम तो बम में फटे नहीं, हम तो मुंबई हमले में मरे नहीं, ना जख्मी हुए। हम तो
सुरक्षा में, कवच में सुखी है, खुश है। मरने वाले तो मरते हैं, हम तो नहीं मरे। जब तक हम नहीं मरते या हम जख्मी नहीं होते, तब तक हमें परवाह नहीं है कौन मरा। भेड़ बकरी जैसी हमारी सोच हो गई है। एक बकरा काटा जाता है, उसकी मुंडी काटी है, उसका खून बह रहा है, और उसी कत्ल खाते में बाजू में खड़ा बकरा घास खाता रहता है। उसको फिक्र नहीं होती कि ये खून क्यों भरा है, ये क्यों मर रहा है, वो अपना खाना खा रहा है। क्या हम उस भेड़ बकरियों से अलग बचे हैं? हमारी सोच देखो। मुंबई में 200 लोग आसपास मारे गए अजमल कसाब के हमले में। हम भूल गए सब। हम तुकाराम ओबळे को भूल गए। हमें जानना भी जरूरी नहीं लगता कि आरवीएस मणि क्या है, उसने क्या किया है। भगवा आतंकवाद प्रूव करने के लिए, उसके सबूत पेश करने के लिए और बनाने के लिए आरवीएस मणि को सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा अधिकारी होने के बावजूद टॉर्चर किया गया। ये सब कहानी उसने अपने किताब में लिखी है, हमने पढ़ी तक नहीं। हमको सेंसेशन चाहिए, खलबली मचाने वाली ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। हम टीवी चैनल देखते हैं जिसमें हमेशा हमें झूठ परोसा जाता है। कितने चैनल पर आरवीएस मणि और उसकी किताब पर डिबेट हुई, क्यों नहीं हुई? जो किताब आपकी मेरी सुरक्षा से संबंधित है, हमारे साथ 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक क्या षड्यंत्र और छल कपट खेला जा रहा था, उसका पूरा ब्यौरा आरवीएस मणि की उस किताब में है। हमें वो पढ़ना जरूरी नहीं लगता। हम जो चैनल देखते हैं, जो मीडिया अखबार पढ़ते हैं, वहां बैठे संपादक एंकर को आरवीएस मणि की किताब पर चर्चा करने की जरूरत नहीं लगती। वो बेफिक्र है, हम बेफिक्र है। मारने वाले आ जाओ, मारो हमको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सब हम बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे, तब जाकर अगर आरवीएस मणि को हम समझ पाते हैं तो मालेगांव की गुत्थी उलझेगी। नहीं तो हम बोलेंगे अरे 16 साल से तो ये केस चलती रही, अब बोलते सबूत नहीं, तो 16 साल क्या हो रहा था? ये गुत्थी है। लेकिन वो गुत्थी कोर्ट के नतीजे और वर्डिक्ट तक रुकने की जरूरत नहीं है। वो गुत्थी अब आरवीएस मणि की किताब पढ़ेंगे तो वो गुत्थी आराम से सुलझ सकती है। लेकिन क्या हम सुलझाना चाहते हैं? हमारे लिए क्या धोखा है, हमारी मौत कहां मंडरा रही है, ये देखने के लिए हमारे पास टाइम है? नहीं है, नहीं है। हम राहुल गांधी की में देखेंगे, हम मोदी की कोई मजाकिया कार्टून देखेंगे, उसमें टाइम पास करेंगे। हम फिल्में देखेंगे, हम ओटीटी पर और कुछ देखेंगे। लेकिन अपनी जिंदगी की सुरक्षा के जो मामले हैं, उसकी हमें परवाह नहीं है। और इसलिए मैंने जो शीर्षक दिया है, क्या आप आरवीएस मणि को जानते हो, जिसने बड़ी मेहनत लेकर और बड़ा टॉर्चर सहने के बाद एक किताब लिखी है जिसमें हमारी सुरक्षा की धज्जियां 10 साल कैसे उड़ाई जा रही थी, उसका पूरा ब्यौरा है। अगर इसमें नहीं तो एक दिन के लिए हम मालेगांव पर बोलेंगे, भूल जाएंगे, और भूल जाते हैं। बात समझ लो दोस्तों। 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हो गया। 200 से ज्यादा लोग कीड़े मकोड़े जैसे मारे गए, 800 लोग जख्मी हो गए, बड़ा नुकसान हो गया, 3 बड़े अधिकारी मारे गए। और उसके बाद 6 महीने में चुनाव होता है लोकसभा का, और मुंबई की पूरी 6 की 6 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत जाती है। हम जिताते हैं उनको। हमको मारने वाले या हमको मारने का षड्यंत्र करने वाले या उनको आश्रय देने वाले को हम सत्ता पर बिठा देते हैं, तो हमको कौन भगवान बचाएगा? कौन सा भगवान बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता।
हम अगर मौत के भूखे हैं, हम अगर छल कपट के भूखे हैं, तो हम आरवीएस मणि की तरफ नहीं देखेंगे, हम आंखें बंद करके चुनाव में वोटिंग करने जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सर्च करो, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो ना, आरवीएस मणि, इसका सर्च करो। सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी भी जरूरत है, सिर्फ भाऊ तोरकर की जरूरत नहीं है, मेरे जैसे राष्ट्रवादी पत्रकारों की जरूरत नहीं है, ये आपकी भी जरूरत है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी सुरक्षा का सवाल है। अगर आप उस पर सीरियस नहीं है तो मैं भी क्यों सीरियस रहूं, मैं अपने लिए करूंगा। आज भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, ताकि मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता, आपको साथ लेना पड़ेगा, इसलिए आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप जागना चाहते हैं तो ढूंढो, अपने लिए करो, आरवीएस मणि को ढूंढो, उन्होंने क्या लिखा है सर्च करके पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि 2004 से 14 तक हमारे देश पर हमारे हत्यारे, हमको मारने की षड्यंत्र बनाने वाले हम पर राज कर रहे थे। देश की होम मिनिस्ट्री पाकिस्तान के इशारे पर चल रही थी, मुंबई पर हमला हुआ और भारत के गृह सचिव पाकिस्तान की इस्लामाबाद में मेजबानी कर रहे थे। यार मालूम है आपको, मधुकर गुप्ता नाम के भारत के गृह सचिव 26 नवंबर 2008 को इस्लामाबाद में थे, और वहां किसी पर्यटन स्थल पर, टूरिस्ट स्पॉट पर मेजबानी ले रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, उनको पता तक नहीं था मुंबई पर हमला हुआ। 26 घंटे बाद वो भारत में पहुंचे, दिल्ली ऑफिस की बात छोड़ो, भारत में नहीं थे, 26 घंटे बाद भारत में पहुंचे। तो भारत का गृह मंत्री पाकिस्तान में मेजबानी कर रहा है, मजा कर रहा है, और पाकिस्तान के आतंकी मुंबई में भारत में घुसे। ये थी यूपीए सरकार, जिनको हम लगातार 10 साल सत्ता में बैठकर रखे थे, पारे पूरे अधिकार उनको दिए थे, मारो हमको, हमारे खिलाफ छल कपट करो। मुद्दा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चिदम्बरम या और कोई यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार, हम अपनी तरफ देखे, आईना देखो अपना। क्या हम गंभीर थे मुंबई हमले के बाद, मालेगांव घटना के बाद? क्या हम सीरियस थे? नहीं थे। ठीक है, 4 दिन भूल गए, अपने अपने काम में जुट गए, बाकी चलते रहो, एक के बाद एक हमले होते रहेंगे। इसलिए मुंबई के 2006 में मुंबई में लोकल में बम फटने के बाद बहुत जल्दी मालेगांव में बम फट गया, क्योंकि हम सोए हुए थे। हमने अपनी गर्दनी, जो कत्ल करने वाला है उसके कंधे पर रखी थी, हमें कौन बचाएगा दोस्तों? क्योंकि हमको आरवीएस मणि जानने की जरूरत नहीं लगती, उन्होंने जो कहा है वो समझने की जरूरत नहीं लगती। अगर आप सीरियस है तो ढूंढो, आरवीएस मणि की किताब ढूंढो, पढ़ो, छोटे छोटे आर्टिकल उनके मिलेंगे, पढ़ो, तो समझेगा आप उस षड्यंत्र से बच गए, आपको लॉटरी लग गई कि आप उस षड्यंत्र में मारे नहीं गए। जो दुर्दैवी थे वो उसमें मारे गए। अभी भी बचना है तो ढूंढो आरवीएस मणि को और पढ़ो। दोस्तों मैं यही रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।